हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड हेलो, इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो आज के लेक्चर में हम अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब ये जो टॉपिक है, इसमें कुछ चीजें आपने 11th की भी रहती है, कुछ थोड़ी 12th की भी रहती है। हम पूरा डिटेल में 11 12 दोनों देखेंगे आज के लेक्चर में। मैं 11th ग्रेड का फंडामेंटल्स कवर करूंगा, एनसीईआरटी लेवल, जिसमें पूरी थ्योरी होगी, टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ेंगे, बेसिक फंडामेंटल कवर करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा ही है, इसमें अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने में दिक्कत कम आएगी। इसलिए हो सकता है आपने एनसीईआरटी कर भी रखी हो तो अच्छी बात है, और नहीं भी कर रखी हो तो आज की क्लास में सब क्लियर हो जाएगा। तो थ्योरी लिखने मत बैठना, मतलब थ्योरी आपके पास नोट्स के फॉर्मेट में आ जाएगी, शॉर्ट नोट्स भी मिल जाते हैं, इसके कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस भी जब मैं दूं तो आप सिर्फ क्वेश्चन की जगह छोड़ के क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बस उस पर फोकस करना। तो जल्दी जल्दी करना है आपको, समझ में आ रहा है? धीरे नहीं करना है। और मेन कॉन्सेप्ट ये कि सीखना है। अटेम्प्ट क्लास में ही कर लोगे, और गलती अगर पकड़ में आ गई, ये पता चल गया कि कहाँ गलती हो सकती है, कहाँ मिस्टेक हो सकती है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस वगैरह के लिए थ्योरी अगर आपको लिखनी है तो उसके लिए आप अपनी जगह छोड़ देना, क्लास के बाद वगैरह लिखते रहना। लेकिन जब भी मैं टाइम दूं इसको इसकी कोशिश करो तो अपनी तरफ से सब लोग अपने अपने एंड पे ट्राई करते रहना। गलत होगा चलेगा, लेकिन कोशिश आपको करनी है। स्टार्टिंग में कुछ बेसिक चीजें करेंगे जो कि बहुत फंडामेंटल है, फिर धीरे 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 करके लेवल आगे बढ़ता जाए। हाँ, वेटेज वेटेज इसका मिनिमम एक क्वेश्चन तो है ही है। जेई एडवांस में काफी ज्यादा वेटेज होता है। एडवांस में दो से तीन क्वेश्चन आ जाते हैं। मेंस में एक क्वेश्चन तो आता ही है मिनिमम, और कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मिनिमम एक, मैक्सिमम दो, बाकी चैप्टर्स की तरह। ओके। और चैप्टर टफ नहीं है, अगर इससे अगेन सेम थिंग है, कोई भी चैप्टर चाहे वो कोई भी ग्रेड का हो, अगर उससे इजी मीडियम लेवल का क्वेश्चन आता है तो डुएबल होता है। तो अगर आपको फंडामेंटल नॉलेज भी होगा उस चैप्टर का, और अगर इजी लेवल क्वेश्चन आया तो डुएबल होगा, लेकिन आपको उसके लिए फंडामेंटल नॉलेज होना, पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बेसिक। बिल्कुल ही नहीं पता होगा तो फिर तो आप क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और वैसे भी प्रोबेबिलिटी का टफ क्वेश्चन तो छोड़ने लायक ही रहता है, उसमें रिस्क मत लेना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में टॉपिक वैसा ही है। अगर इसमें बहुत टफ क्वेश्चन आता है तो छोड़ ही देना, ज्यादा रिस्क मत लेना। इजी क्वेश्चन आएगा तो अटेम्प्ट करना है, टफ आएगा तो छोड़ देना। वैसे मैथ्स में आपका टारगेट है 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, उसमें आपका बहुत अच्छा परसेंटेज आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी आपने बचपन से पढ़ी है, बहुत सारे आपने एक्सपेरिमेंट देखे हैं, क्लास 9th 10th में बहुत बार आया हुआ है चैप्टर। कॉइन्स, एक कॉइन को उछालना है, एक डाइस को थ्रो करना है ना, ये सारी चीजें हमने देखी है। कॉइन को उछालते हैं तो इसके आउटकम क्या क्या आते हैं, हेड और टेल। एक डाइस को अगर आप थ्रो करते हो तो इसके आउटकम क्या आते हैं, 1 से लेकर 6 तक, है ना। एक ये हो गया। और भी एग्जांपल बहुत होते हैं। वेदर फोरकास्टिंग है तो वेदर फोरकास्टिंग है तो अलग अलग तरह की वेदर फोरकास्टिंग हो सकती है, तो ये भी इसके सारे आउटकम हो गए। ठीक है। हाँ, अब मान लो प्लेइंग कार्ड्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड कितने हो गए, 52। ये सारे 52 कार्ड हो गए, है ना। इसमें से किसी एक को पिकअप करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या फिर किसी पर्टिकुलर को पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो सारी चीजें जनरली क्वेश्चंस में आती थी। अब इस चैप्टर में कुछ टर्मिनोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब आपको बहुत जरूरी है पता होना। सबसे इंपॉर्टेंट है पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो क्या कोई बताएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोला जाता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट? बोलो, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? सर रैंडमली सेट करना डेटा को। नहीं नहीं, ऐसे नाम सर से थोड़ी कोई भी बना। एक्सपेरिमेंट जिसके डिफरेंट आउटकम्स हो। नहीं, मतलब ये पार्शियली करेक्ट, फुल्ली करेक्ट नहीं है। जैसे कुछ दो एक्सपेरिमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक और एक होता है रैंडम।
एक एक्सपेरिमेंट जिसमें हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि भाई क्या आउटकम आने वाला है, मुझे पहले से पता होता है कि हाँ ये आउटकम आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप केमिस्ट्री में करते हो पीएच टेस्ट, एसिडिक टेस्ट करते हो केमिस्ट्री में। कोई कोई मान लो आपको चेक करना है ये एसिड है या बेस है, और आपको पता ही है कि भाई हाँ ये एसिड है तो इसका वो पीएच लेवल है, फिर वो जो कार्ड वगैरह का कलर कौन सा आएगा, ये आपको पता है कि ये एसिड है तो इसका ये वाला कलर आने वाला है ना। क्लियर है, इन दो कलर को मिक्स करूंगा तो ये कलर जनरेट होगा। तो एक ऐसे एक्सपेरिमेंट होता है जहां पे पहले से हमको पता है कि क्या आउटकम आएगा, मतलब क्या एग्जैक्टली आउटकम आएगा ये पता होता है, तो वो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होते हैं। उनके बारे में हमको डील नहीं करना इस चैप्टर, हमें डील करना है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन क्या है? ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके एक से ज्यादा आउटकम हो लेकिन हमें पता नहीं हो कि क्या आने वाला है। समझ रहा है? एक्सपेरिमेंट विच हैव, लिख लो, मोर देन वन आउटकम but we don't know experiment which have more than one outcome but whose outcome cannot be predicted with certainty, but we don't get the card though, but whose outcome cannot be predicted विथ सर्टेनिटी। तो ये सब चीजें बहुत बेसिक है लेकिन पता होना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चंस में आगे कहीं पे वर्ड यूज होता है आपको क्लैरिटी होना चाहिए, कल से कोई पूछे भी तो। विथ सर्टेनिटी, फॉर एग्जाम्पल अब आप बोलोगे सर जैसे डाई को थ्रो करते हैं तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है लेकिन इसके आउटकम तो हमें पता है, फिर आप कैसे कह रहे हो रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, ये क्वेश्चन मन में आ सकता है। तो थ्रोइंग अ डाई इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो क्या वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? बोलो। नो सर। देखो मैंने बोला एक डाई को थ्रो किया, मैंने पूछा आपसे बताओ कौन सा नंबर आएगा, क्या बता सकते हो कौन सा नंबर आएगा? नो सर। नहीं नो बता सर। सकते। एग्जैक्टली कौन सा आउटकम आएगा ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एक कॉइन को मैं उछालता हूँ, मैं पूछता हूँ आपसे बताओ हेड आएगा कि टेल आएगा, तो आप बता सकते हो कि नहीं, हम बोलोगे या हेड या टेल दोनों में से कुछ एक आ सकता है। आपका आंसर कैसा होगा? टाई को थ्रो करूंगा, आप पूछूंगा आपसे बताओ क्या नंबर आएगा, आप क्या बोलोगे 1 से लेकर 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा ये हम बता नहीं सकते। तो सच एक्सपेरिमेंट आर नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट विच हैज मोर देन वन आउटकम बट whose outcome cannot be predicted with certainty। सबको समझ में आ गया क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट? यस सर। ओके, Yes, sir. अब देखो बहुत अच्छा चैप्टर है फंडामेंट, अगर आपका स्ट्रांग भी हो फंडामेंटल क्लियर होना जरूरी है, अगर फंडामेंटल क्लियर होगा स्ट्रगल नहीं होगा इस चैप्टर में, फंडामेंटल में दिक्कत हुई तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगला होता है सैंपल स्पेस, इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है सैंपल स्पेस वगैरह, फिर पढ़ेंगे कि इवेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट और इवेंट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलो रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। एक और भी एग्जांपल ले सकते, मान लो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल आपको पता नहीं है, एक चीज पता है इन तीनों का सम 180 होता है, तो हम यहाँ पे अलग अलग आउटकम्स आ सकते हैं। एक डाई है, डाई को थ्रो किया, इसके पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6। एक कॉइन को उछाला, इसके पॉसिबल आउटकम हेड और टेल। ठीक है, तो ये सब तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? विच हैज मोर देन वन रिजल्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द रिजल्ट इन एडवांस। इन दोनों को आप रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलोगे। आउटकम एंड द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब क्या हो जाएगा? Set of all possible outcomes. सर टोटल आउटकम जितने टास्क। भी आउटकम होंगे उन सबका कलेक्शन, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। ध्यान रखना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, सुनना अच्छे से। जैसे इस पूरे चैप्टर को मैं सेट से भी रिलेट करूंगा, वेन डायग्राम से भी आगे जाके, है ना। तो वेन डायग्राम में जो बॉक्स होता है जनरली जिसको आप यूनिवर्सल सेट बोलते थे, ये जो बॉक्स होता है ये आपका सैंपल स्पेस डिनोट करेगा। ये भी आपको दिमाग में रखना है, आगे जाके जो भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं
तो रैंडम मतलब वेन डायग्राम के का यूज करके अगर क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये जो बॉक्स बनाते हैं अपन वेन डायग्राम में, ये बॉक्स क्या डिनोट करता है? सैंपल स्पेस। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, एंड sir. सैंपल स्पेस का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। ओके, हेड और टेल के भी हेड टेल हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे 52 कार्ड्स देते हैं, ये सबको पता है ना, ये पता होना चाहिए, इससे पे क्वेश्चन आ सकते हैं। स्पेड, हार्ट, डायमंड, क्लब, इसको बोलते हैं एस। फिर आपके ये हो जाएंगे फेस कार्ड में जैक, क्वीन, किंग, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। टोटल कितने फेस कार्ड होंगे? 12. 12। 12. टोटल स्पेड कितने होंगे? स्पेड्स की 12. कार्ड 13. 52 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 13। हर ये वैरायटी के कितने कार्ड होंगे? 13। स्पेड 13, हार्ड भी 13, क्लब भी 13, डायमंड भी 13। रेड कलर कार्ड कितने होंगे? 26. 26. ब्लैक कलर कार्ड भी कितने होंगे? 26। अंडरस्टूड? Yes, sir. वो 4 एस होंगे, है ना? ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि सैंपल स्पेस लिखो, एक कॉइन को 3 बार उछाला गया, तो एक कॉइन को अगर 3 बार उछालेंगे तो बताओ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे? 8. 8. तो इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर एक कॉइन को 3 बार उछाला गया, हर पॉसिबिलिटी के 2-2 आउटकम हो सकते हैं, तो टोटल आउटकम कितने होंगे? 8 आउटकम। और 8 का आउटकम आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, है ना? तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा? बना लो एक बार, चलो। जैसे पहली बार टॉस करो तो 2 पॉसिबिलिटी हेड एंड टेल, दूसरी बार टॉस करने पे भी 2 पॉसिबिलिटी हेड एंड टेल, तीसरी बार टॉस करने पे भी 2 पॉसिबिलिटी हेड एंड टेल। अब देखो कैसे जज करेंगे। मान लो पहले मैंने एक एक करके फिक्स करते जाते हैं। फर्स्ट वाले टॉस में हेड को फिक्स कर दिया, अब हेड के साथ अगले वाले में हेड आ सकते हैं, अब ये दोनों फिक्स हो गए, अब तीसरे पे जाते हैं, तो हेड 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 एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, है ना? फिर हेड हेड टेल एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, हेड हेड टेल एक हो गई। क्लियर है? फिर अगला हो जाएगा हेड के साथ टेल और फिर अगले 2, तो हेड और हेड टेल टेल। अंडरस्टूड? बना लोगे ना 8 आउटकम। अब जैसे हेड के साथ 4 बने, सेम अब टेल के साथ भी 4 बनेंगे। पहले इस टेल को ले लेते हैं, अगले वाले में हेड, और इस तरह से आपके पास टोटल 8 पॉसिबल आउटकम आ जाएंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सैंपल स्पेस की प्रैक्टिस कर लेना जिसको नहीं आती, सैंपल स्पेस लिखना आना चाहिए, ठीक है? अगला है, अगर डाइस को थ्रो करेंगे 2 बार तो टोटल 36 आउटकम आएंगे, Yes. है ना? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट वाले डाइस पे Yes, 1 को फिक्स कर लिया मान लो, अब इस 1 के साथ ये अगले डाइस के 6 नंबर आ सकते हैं, 1,1, 1,2, 1,3 एंड सो ऑन। जैसे 1 के साथ ये 6 नंबर आए, वैसे 2 के साथ ये सारे के सारे 6 आ जाएंगे, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी और 6 के साथ भी। तो टोटल आपके पास कितने आउटकम हो जाएंगे सैंपल स्पेस में? 36 आउटकम। अंडरस्टूड? और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी सिमेट्री भी बैठती है, आगे जाके बहुत काम आएगी। इसमें आपको बोलूं कि बताओ इसमें कितने एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका सम 11 है? सर 2. कौन कौन से ऐसे हैं जिनका सम 11 है? सर ओनली 1. 2 है ना? सर 2 है. 6, 5, 5, 6. 2 हाँ है सर, sir. ठीक है ठीक है. देखो यहाँ पे सम 11 यहाँ पे आएगा, सम 12 एक ही बनेगा। फिर अगला देखोगे तो सम 13 में 3 आएंगे, ऐसे सीक्वेंस में आते जाएंगे। सॉरी, सम 10 में 3 आ जाएंगे। फिर सम अगर आपको चाहिए 9 तो ये 4 एलिमेंट आएंगे, ठीक है? फिर सम अगर आपको चाहिए 8 तो कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 5 और भी आएंगे आगे। फिर सम आपको चाहिए 7 तो 6 के 6 एलिमेंट। यस सर. अंडरस्टूड? वापस से फिर सम कम होता जाएगा, एलिमेंट भी कम होते जाएंगे। सम फिर आएगा 6,
5 4 3 2, है ना? तो इससे सिमेट्री बैठती है। क्लियर है? काउंटिंग में आसानी रहेगी, लिख लोगे तो। ओके, जैसे यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया? सैंपल स्पेस लिखना है इसका। ये तो हमने कर ही लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन थ्रोइंग अ डाई। चलो इसका सैंपल स्पेस लिखो सब लोग, ढंग से क्वेश्चन को पढ़ो, इसका सैंपल स्पेस लिखो, क्या आएगा? Sir, done. डन एवरीवन? Yes, sir. क्या बोला गया है? कॉइन को उछाला गया है, अगर हेड आता है तो वापस कॉइन को उछालते हैं, और अगर टेल आता है तो डाइस को उछालते हैं। तो एक कॉइन को उछाला, तो अब इस कॉइन को उछालने के बाद या तो अगर मान लो हेड आ गया तो आपको वापस से कॉइन को टॉस करना है ना? तो उसके साथ वापस पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी? हेड एंड टेल। तो देखो क्या क्या सिंपल स्पेस में क्या आएगा? हेड के साथ हेड और हेड के साथ टेल। क्लियर है? एक तो ये बन गया, हेड के साथ ये दो ही चीजें बन सकती है, हाँ है ना? बोलो, पहली Yes. बार कॉइन, और मान लो पहली बार कॉइन उछालने पे टेल आ गया। अब टेल आने के बाद आप एक डाई को थ्रो करते हो, तो डाई के 6 पॉसिबल आउटकम है। तो टेल के साथ 1, टेल के साथ 2 एंड टेल के साथ 4 5 6। तो ये आपके सैंपल स्पेस हो गया। अंडरस्टूड? चलो इसको करो, इसका सैंपल स्पेस लिखो जल्दी से, डायरेक्ट आंसर लिखना है, क्वेश्चन मत उतारना। क्वेश्चन पढ़ो फटाफट और आंसर लिखो। सब लोग ट्राई करते रहो, फास्ट क्विकली। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसके सैंपल स्पेस में क्या क्या है जल्दी लिखो। लिख लिया? Yes, sir. एक डाई को थ्रो किया क्या है, अगर ऑड इवन आता है तो कॉइन उछलते हैं, और ऑड आता है तो 2 बार कॉइन को टॉस करना है ना? अगर इवन आता है तो 1 बार कॉइन को टॉस करना है, और ऑड आता है तो 2 बार कॉइन को टॉस करना है। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? कितने एलिमेंट आएंगे सैंपल स्पेस? 14. सर 18। चलो देखते हैं। देखो डाइस को रोल करोगे तो ऑड इवन, ये आपके ऑड होगा, एक तरफ इवन होगा। जब इवन नंबर आएगा तो एक बार कॉइन को उछालना है, इवन के साथ एक बार कॉइन को उछालना है ना? तो इसके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 2 के साथ क्या क्या आएगा? 2h एंड 2t। इसी तरह से Yes. 4 के साथ भी। तो ये टोटल 6 आउटकम तो ये आ गए, है ना? अंडरस्टूड? अगर इवन नंबर आएंगे तो एक बार कॉइन को उछालना। अब अगर ऑड आता है तो 2 बार कॉइन को उछालना है। तो जब 2 बार कॉइन को उछालोगे तो 8 पॉसिबल आउटकम आएंगे, सॉरी 4 पॉसिबल आउटकम, है ना? तो 1 के साथ हेड हेड, 1 के साथ हेड टेल, मतलब हर के साथ 4 4 आएंगे। समझ में आ रहा है? 1 के साथ क्या क्या आ सकता है? हेड सर हेड, 1 के साथ हेड टेल, 1 के साथ टेल हेड, और 1 के साथ टेल टेल, है ना? क्या समझ में आ रहा है? जब आप ऑड नंबर आएगा तो 1 के साथ हेड हेड आ गया, फिर 1 के साथ हेड टेल आ गया, फिर 1 के साथ टेल हेड आ गया, फिर 1 के साथ टेल टेल आ गया। सेम 3 के साथ भी ऐसा ही होगा, और 5 के साथ भी ऐसा ही होगा। तो ये आपके सारे पॉसिबल आउटकम होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. यस Yes, sir. अब बताओ इवेंट क्या होता है? एक हो गया आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो आपने बता दिया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ये जो आप डाइस को थ्रो करते हो, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग कॉइन, ये सब आपके टॉसिंग 2 डाई, टॉसिंग 3 कॉइन्स, ये सब आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं।
लेकिन इवेंट क्या होते हैं? सर जिसके फाइनाइट आउटकम होते हैं। नहीं नहीं, एक्सपेरिमेंट और इवेंट में फिर अंतर क्या आएगा फिर? तो देखो ये पता होना चाहिए सबको कि इवेंट का मतलब क्या होता है और एक्सपेरिमेंट और इवेंट में अंतर क्या होता है। ये एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, चैप्टर भी खत्म हो जाता है फिर भी डिफरेंस पकड़ना वो हो जाता है। तो ध्यान रखो, इवेंट बेसिकली क्या है, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके जो सबसेट होते हैं उसको आप इवेंट बोल सकते हो, या फिर सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द इवेंट, है ना। फॉर एग्जाम्पल, दो कॉइन को टॉस किया है तो आपके पास सैंपल स्पेस में 4 आउटकम आएंगे। अब उसमें से मैं एक इवेंट ये बना सकता हूँ, गेटिंग 1 हेड, गेटिंग 2 हेड, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, गेटिंग 2 टेल। ये सब क्या मैंने उस सैंपल स्पेस के सबसेट बना। ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं? इवेंट हो सकते हैं। इवेंट ए गेटिंग 2 हेड है ना, तो ये एक इवेंट हो गया जिसका आउटकम क्या आएगा? हेड कॉमा हेड। तो ये आपके सैंपल स्पेस का एक सबसेट ही तो है। एक और इवेंट डिफाइन कर लिया, मान लो एटलीस्ट 1 हेड, तो इसके आउटकम क्या क्या आ सकते हैं? कम से कम एक हेड हो, तो इसके आउटकम आपके पास क्या आएंगे? एच टी टी एच। और ये तो ये भी आपके सैंपल स्पेस का सबसेट है, तो ये भी एक इवेंट हो गया। अंडरस्टूड एवरीवन? एक और एग्जांपल लेना हो तो जैसे मान लो एक डाई को थ्रो किया, तो थ्रोइंग अ डाई इज एन एक्सपेरिमेंट। अब उसमें मान लो मैं एक इवेंट डिफाइन करता हूँ, गेटिंग एन ऑड नंबर। गेटिंग एन ऑड नंबर क्या हो जाएगा? आपका इवेंट, है ना। अंतर क्लियर हो गया सबको अब? यस हाँ, 5 भी इवेंट होगा। Yes, sir. 5 भी आपका इवेंट हो सकता है, जिसमें मान लो कोई भी एलिमेंट ना आए। मान लो मैं एक इवेंट डिफाइन करूं, एक डाइस को थ्रो किया, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 7, ये भी एक इवेंट है, लेकिन इसके अंदर एलिमेंट क्या आएंगे? 0, है ना। एक डाइस को थ्रो करा, इवेंट डिफाइन किया, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 7, तक कुछ आएगा क्या उसमें? नहीं आएगा। क्लियर है? यस सर अब टाइप्स ऑफ इवेंट, ये नाम से क्लियर होना चाहिए कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, सिंपल, कंपाउंड, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव। बहुत आसान है, फटाफट कवर कर लेते हैं। इम्पॉसिबल आपके हिसाब से क्या होगा? जो कभी पॉसिबल ही ना हो। सर कोई Yes. आउटकम Yes. जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? नल सेट। ओके, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर? सर 0। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जीरो। zero. जो पॉसिबल ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी ना। आया ना? क्लियर है? नंबर अपेयरिंग ऑन डाई इज अ मल्टीपल ऑफ 7, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो ये आपका इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। श्योर इवेंट मतलब बोलो। जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 The dice getter natural number. जो 100% श्योर हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, और जिसका होना 100% श्योरिटी, मतलब ये तो होगा ही, उसको इवेंट को बोलते हैं श्योर इवेंट। जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1 आएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक डाइस को थ्रो किया मान लो, और गेटिंग एन इवन और ऑड नंबर, गेटिंग अ इवन और ऑड। अब ये तो हम होगा ही सही। अब एक डाइस को थ्रो करोगे तो जो भी आंसर आएगा या तो वो इवन होगा या तो ऑड होगा, तो ये तो 100% है, तो ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट। क्लियर है? यस सर Yes. सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट मतलब जिसका एक आउटकम हो। हर सैंपल स्पेस का एक सिंगल सिंगल जो आउटकम होगा, एक सैंपल स्पेस होगा, एक सैंपल पॉइंट होगा, उसको बोलते हैं सिंपल इवेंट। जैसे डाइस को थ्रो किया, गेटिंग 1, गेटिंग 2, गेटिंग 3, गेटिंग 4, गेटिंग 5, गेटिंग 6, तो ये इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट के आउटकम है, तो इनको बोलेंगे सिंपल इवेंट, जिसमें एक सिंगल सिंगल आउटकम। क्लियर है? जो सैंपल स्पेस के सिंगल सिंगल आउटकम उसको बोलते हैं सिंपल इवेंट। ये एलिमेंट है, छोड़ो ये तो। नेक्स्ट, कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट मतलब जिसमें एक से ज्यादा आउटकम हो, या फिर दो सिंपल इवेंट को कंबाइन कर दे तो कंपाउंड इवेंट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक डाइस को 2 कॉइन को टॉस किया, उसमें मान लो बता रहे एटलीस्ट 1 हेड, तो इसमें एक से ज्यादा आउटकम आ रहे थे, आपका कंपाउंड हो गया। क्लियर है? एक से ज्यादा आउटकम अगर आते हैं तो कंपाउंड हो जाता है। आसान है। अब अगला इंपॉर्टेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसको समझना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होगा? दो इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलेंगे?
हाँ बोलो। अगर सर दोनों सेम टाइम पे अगर नहीं हो पाएंगे तो हाँ उसको और कैसे समझाओगे? फिर दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा। हाँ दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट होगा, ये भी बोल सकते हो। दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी, दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर वेन डायग्राम से समझना चाहो, ये आपका एक्सपेरिमेंट है, ध्यान रखना। बॉक्स मतलब एक्सपेरिमेंट और ये सैंपल स्पेस। और जो आप सर्कल बनाते हो वो आपके क्या हो जाएंगे? अब इवेंट्स। सर्कल क्या हो जाएंगे आपके? इसके सबसेट मतलब इवेंट्स हो जाएंगे। ये मान लो इवेंट ए और एक और इवेंट बना देते हैं बी इवेंट। तो ये जो डायग्राम है ये किसका है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब इनमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, दोनों डिसजॉइंट सेट है। दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? डिसजॉइंट, दूर दूर। तो ऐसे इवेंट जिसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो, ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कैसे चेक करो कि दोनों में के जो एलिमेंट्स है उनमें आपस में इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? 5। जैसे एक डाई को थ्रो किया, इवेंट ई डिफाइन किया गेटिंग एन ऑड नंबर, इवेंट एफ डिफाइन किया गेटिंग एन इवन नंबर। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? नल सेट आएगा। तो ऐसे इवेंट को आप क्या बोलोगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. समझ में आ रहा है? Yes, sir. जिसका बस इंटरसेक्शन 5 हो उसको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट एग्जॉस्टिव। अब एग्जॉस्टिव किसको बोलेंगे? सर अगर उनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आता है फिर हाँ, जितने भी इवेंट्स आपके हो, मान लो एक्सपेरिमेंट के अंदर मान लो 4 इवेंट हो, एक एक्सपेरिमेंट के अंदर 4 हो या 3 इवेंट हो, और वो सारे के सारे मिलके पूरा सैंपल स्पेस कवर कर रहे हो। चारों मिलके पूरे सैंपल स्पेस क्या कर रहे? कवर कर रहे हैं। मतलब इनका यूनियन, इनका अगर अपन यूनियन लें और वो पूरे सैंपल स्पेस के क्या आ जाए? बराबर आ जाए। कोई भी 2 इवेंट, कोई भी 3 इवेंट को एग्जॉस्टिव तब बोलेंगे जब उनका यूनियन लेने पे सैंपल स्पेस के अगर बराबर आ रहा है। यूनियन की वैल्यू उन दोनों के, दोनों इवेंट के यूनियन की वैल्यू पूरे सैंपल स्पेस के अगर बराबर आ रही है, तो ऐसे इवेंट्स को क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट। इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो एक डाई को थ्रो किया जिसका सैंपल स्पेस ये रहता है, आपने एक इवेंट डिफाइन किया गेटिंग अ नंबर लेस देन 5, एक और इवेंट डिफाइन किया नंबर ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 5, और एक और मान लो कर दिया नंबर ग्रेटर देन 3 अपीयर। तो चेक करो क्या ये एग्जॉस्टिव होगा क्या? रफली चेक कर लो। यस सर। Yes, sir. होगा। तो इवेंट ई के अंदर क्या क्या आ जाएंगे? ये सारे एलिमेंट। एफ के अंदर क्या क्या आ जाएंगे? और जी के अंदर ही आ जाएंगे। अब इन सबका अगर यूनियन लोगे तो क्या 1 to 6 आ जाएंगे सारे सैंपल स्पेस के बराबर। हेंस दिस इज अ एग्जॉस्टिव इवेंट। क्लियर? Yes. ओके। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 3 इवेंट डिफाइन किए एबीसी। आपको बताना है इनमें से कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। करो ट्राई, कौन कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? ए बी, ए सी या बी सी? कौन से 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? जल्दी से रफली ट्राई करो, क्वेश्चन मत उतारना। ओके डन। यस सर। देखो ए में क्या क्या आ जाएगा? नंबर सम ग्रेटर देन 8।
अच्छा 2 डाइस को थ्रो किया गया, आपको बताया था 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो ऐसे 36 आउटकम आएंगे। जल्दी से करो। सम ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन 8 में कौन कौन सा आएंगे? ये सारे है ना, सिमेट्री बैठेगी देखो। 2 ऑन द आइदर डाइट, 2 वाले में क्या आएगा? जहां जहां पे 2 कम से कम 1 पे आ रहा हो, ये इवेंट बी हो गया। इवेंट सी सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो सम 7 वाले जो हैं और उसमें से मल्टीपल ऑफ 3 कौन से होंगे वो देख लो, तो ये 5 होंगे जिनका सम भी 7 है और मल्टीपल ऑफ 3 है। अब इन तीनों में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखना है। एक्सक्लूसिव देखना है मतलब किस सर किस में भी एटलीस्ट 7 सम का क्या मतलब था? सेम क्या हुआ? सम एटलीस्ट 7 में तो सम थोड़ी आ रहा 7। एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 7, सम ओके एटलीस्ट 7 में ग्रेटर देन इक्वल टू 7, या फिर या तो 7 हो एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी देखो, क्या इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है? बोलो, नहीं है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बी और सी में भी कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? नो सर। नहीं, तो ये भी क्या हो जाएंगे? एक्सक्लूसिव। ए और सी में कॉमन एलिमेंट है क्या? हाँ है, Yes, तो sir. एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। तो अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कौन कौन आएगा? ए बी और बी सी। अंडरस्टूड? यस। ओके, अब एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स, जो सेट्स में आप पढ़ते थे सेम चीज यहाँ पे रिपीट होगी। सबसे पहले बताओ कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या हो जाएगा? यही कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा? है ना, उस ए को छोड़ के सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री। याद है ना, ए डैश ए बार। कॉम्प्लीमेंट्री की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे आप लोग? मान लो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है तो कॉम्प्लीमेंट, Probability of A. हाँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर देते थे, हाँ है ना। और वेन डायग्राम से अगर डिनोट करना तो ऐसे दिखेगा। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री Yes, इवेंट sir. मतलब उसको छोड़ के सब कुछ, उसके अलावा, नॉट ए। अगर ए मान लो आपका इवेंट तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? नॉट ए। अंडरस्टूड? जैसे ए मान लो है अपियरिंग 5 और 6, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, उसको छोड़ के सब कुछ। और वेन डायग्राम में ऐसे डिनोट करोगे। ए और बी का मतलब क्या हो जाएगा? यूनियन। ए और बी का मतलब क्या हो जाएगा? और मतलब यूनियन, ध्यान रखना। और मतलब क्या होगा? यूनियन। और यहाँ पे भी फॉर्मूला वो यूनियन वाला लगा सकते हो। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अंडरस्टूड? Yes, sir. और इंटरसेक्शन का मतलब फिर क्या हो जाएगा? बोलो। एंड हाँ, एंड मतलब इंटरसेक्शन। एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो आपका जो अगला है एंड, एंड मतलब क्या हो जाएगा? आपका इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन पार्ट। ए नॉट बी का मतलब क्या होगा? A minus B. A minus B. हाँ, ओनली ए मतलब सिर्फ ए वाला पार्ट, मतलब ए में से बी वाला पार्ट हटा दोगे तो ओनली ए वाला पार्ट। और कैसे निकालोगे? ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दोगे। ओनली ए वाला पार्ट कैसे निकलेगा? ए में से ए वाला इंटरसेक्शन बी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओनली ए पार्ट। तो ये चारों फंडामेंटल पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, सिर्फ देख लो अभी के लिए, आप कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। जैसे बोला गया 2 डाइस को थ्रो किया गया, तो 2 डाइस को थ्रो करने पे सैंपल स्पेस में ये सारा आएगा। गेटिंग अ इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, तो फर्स्ट डाई पे इवन वाले कौन कौन से होंगे? कितने होंगे? 3 होंगे 2 4 6। फर्स्ट डाई पे इवन नंबर कितने एलिमेंट होंगे? 18 होंगे, हाँ है ना। पहली डाई पे इवन वाले ये सारे 18 एलिमेंट होंगे, तो ये इवेंट ए के एलिमेंट हो गए। इवेंट बी में क्या आएगा?
गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाई, तो बचे हुए जो होंगे वो इवेंट बी में आ जाएंगे, है ना, बचे हुए जो Yes, sir. होंगे गेटिंग एन ऑड नंबर ये इवेंट बी में आ जाएंगे। इवेंट सी गेटिंग अ सम लेस देन इक्वल टू 5, सम 5 या 5 से कम होना चाहिए, तो फिर ये ऐसा बन जाएगा 5 या 5 से कम। अब पूछा था क्या, ए और बी, ए और बी का मतलब ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कैसे निकालोगे, ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट में देख लो कि ए यूनियन बी क्या आ रहा है ना, पूरे सैंपल स्पेस से आ Yes, जाएगा ए sir. यूनियन बी में। तो ए Yes, sir. एंड बी मतलब इनमें कॉमन एलिमेंट कुछ होंगे क्या, 5 होगा वो। नल सेट, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तीसरा बोला था ए बट नॉट सी, ए में से सी वाला पार्ट हटा देना। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी बेसिकली होगी क्या। आपने अभी तक क्या देखा, अगर मान लो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन ऐसी होती है। व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का आप जो अब तक फॉर्मूला पढ़े हो, क्या पढ़ा फॉर्मूला आपने अब तक बचपन से, किसी भी इवेंट की Number of प्रोबेबिलिटी, favorable outcome over total number of. हाँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, इसके पीछे की कहानी हमें पता नहीं रहती जनरली। तो ये जो फॉर्मूला आप पढ़ते हो बेसिक वाला, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इसके लिए एक्सपेरिमेंट कैसा होना चाहिए, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए जिसका हर इवेंट, जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं या फिर जिसके अंदर जितने भी वो एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो सब कैसे होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव और इक्वली लाइकली। कैसे होने चाहिए, इक्वली लाइकली, मतलब उसके अंदर जो जो भी एलिमेंट है उन सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम। उन सब केसेस में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे डाइस को भी थ्रो करते हैं, तो एक डाइस में 6 नंबर आते हैं, किसी भी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, 1/6. है ना। हेड और टेल में भी हेड या टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2 1/2। तो ये सब क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट है। अगर आपका इक्वली लाइकली इवेंट होगा तब आप ये सब चीजें अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से। तो क्या बोला गया, मान लो आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, है ना, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, चांसेस ऑफ हैपनिंग और अकरेंस ऑफ द इवेंट, उस किसी भी इवेंट के होने के कितने चांसेस है उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इस काम के होने के कितने चांसेस हैं उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो मान लो आपने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इसका कोई ना कोई सैंपल स्पेस आएगा, है ना, और उसमें अपने कोई ना कोई इवेंट अपने डिफाइन किया ई, उस इवेंट ई की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उस इवेंट ई की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले आप सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लोगे, ठीक है, तो और फिर इवेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये पता ही है, तो लिख लेना शॉर्ट में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्लियर है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. एक डाइस को थ्रो किया गया, मान लो सैंपल स्पेस में 6 आउटकम है, एक इवेंट डिफाइन किया गेटिंग एन ऑड नंबर, तो इवेंट में कितने आउटकम होंगे, 3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/6। अंडरस्टूड, 1/2। Yes, sir. इस तरह से और भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो फंडामेंटल 9th 10th में हमने कर रखे हैं क्वेश्चन। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। 1 आएगी प्रोबेबिलिटी मतलब श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी 0 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट। अब एक डाइस को थ्रो किया गया, उसके सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है आपको पता हो कितनी होती है, 1/6 1/6 1/6। तो आपका इन सबका सम भी हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो फंडामेंटल डेफिनेशन हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा था कि जितने भी आपके प्रोबेबिलिटी में जितने भी सब इवेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, उन सारे इंडिविजुअल एलिमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, उन सारे इंडिविजुअल एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। अगर वो 1 आ रहा है तो वो एक्सपेरिमेंट मतलब उसमें आप
उसका प्रिडिक्शन वगैरह कर सकते हो। अगर 1 नहीं आ रहा मतलब आप नहीं कर पाओगे, मतलब गलत है फिर वो। क्लियर है? टोटल सम हमेशा कितना आना चाहिए? 1। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. ओके। अब जैसे यहाँ पे बोला है कि अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट है, मान लो ABC, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसमें से कौन सा वैलिड नहीं होगा, तो कैसे चेक करोगे? सबको ऐड कर देंगे। सबको ऐड कर दोगे। अगर इन सबका एडिशन, जैसे फर्स्ट वाले केस में अगर सबका एडिशन देखेंगे, एडिशन अगर 1 आ गया तो पॉसिबल होगा। इन सबका ऐड करोगे तो आपका 1 ही आ रहा है, तो ये पॉसिबल है। सेकंड वाले में भी ऐड करोगे तो ऑफ कोर्स एक भी कितना आ रहा है? 1, तो ये भी पॉसिबल है। थर्ड वाले केस में ऐड करने पे 1 नहीं आ रहा है, 2 से ज्यादा आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी के फंडामेंटल क्वेश्चंस। अगला, एक डाइस को थ्रो किया, प्राइम नंबर आना है, बताओ ओरली बताओ प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। 1/2 1/2 1/2 कौन सा प्राइम नंबर होगा? 235 235 सर 2 3 वेरी गुड। प्राइम नंबर कौन कौन से आएंगे 1 से लेके 6 में? 2 3 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा 3, टोटल आउटकम होगा 6, तो कितना आ जाएगा? 1/2। अंडरस्टूड? Yes, sir. सेकेंड, नंबर Yes, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 2/3 2/3 तो 4/6 दैट इज 2/6 2/6 फेवरेबल आउटकम। नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, 1/6. 1/6 नंबर मोर देन 6, 0. 0. 0 ये भी सिंपल है। फर्स्ट वाला बता दो, सिंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? 52. 52 प्रोबेबिलिटी ऑफ एस 1/13 एस कितने होते हैं? 4, तो 4/52, सॉरी क्या बोला, सॉरी एस ऑफ स्पेड बोला था, तो 1/52 है ना। एस ऑफ स्पेड है, स्पेड का तो एक ही एस होगा। यस सर। बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एस, यहाँ पे कितना आएगा? 4/52। 4/13 और ब्लैक कार्ड की 1/2 26/52। अंडरस्टूड? Yes, sir. बाकी लोग भी जवाब देना, जिनको आ रहा अच्छी बात है, लेकिन बाकी लोग भी बताना, अगर कोई डाउट हो पूछते रहना। जल्दी से इसका भी ओरली बताओ। एक कमिटी जिसमें अंदर 4 मेन 6 वुमेन है, 1 member is selected at random, how likely it is to be a woman? 6/10 3/5 सर 3/5 4 मेन थे 6 वुमेन थी, तो फेवरेबल आउटकम 6 हो गए, टोटल आउटकम 10 हो गए, तो 6/10 है ना। 3/5। यस सर। A letter is selected at random from the word assassination. Find the probability that it is a vowel. करो जल्दी से। वन बाय टू नहीं, पहले गिनो तो सी टोटल वर्ड कितने हैं। 6/13 13 टोटल कितने लेटर हैं? 6/13. 13 letters. 6/13 टोटल लेटर है 13, इसमें से वॉवेल कितने हैं? 6, 6. तो आपकी Six. प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/13, और बच्चे हुए कॉन्सोनेंट होंगे 7/13। 7/13 यस सर। 7/13 अब ए और बी मतलब यूनियन और नॉट ए, इसके पे क्वेश्चन। यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। और सेम अगर इस पूरे को मैं सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दूं तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जब भी आपके पास, अब तो क्वेश्चन से पढ़ के आपको खुद भी पहचानना पड़ेगा इसमें यूनियन है कि इंटरसेक्शन है। जब भी और जैसी कंडीशन दिखे, मतलब 2 इवेंट का यूनियन पूछा हो, तो आप यूनियन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अंडरस्टूड?
Yes, sir. और पी ऑफ नॉट ए निकालना हो तो नॉट ए कैसे निकलेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लो इवन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंटरसेक्शन अगर 5 है तो यूनियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। इंटरसेक्शन अगर 0 है तो यूनियन का फॉर्मूला ये हो जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री इवन निकालना नॉट ए तो कैसे निकालोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट्री का निकालना हो तो क्या निकालोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अंडरस्टूड एवरीवन? ये तीन Yes, sir. अब ये भी बहुत आसान है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, यूनियन पूछा है, कर लोगे? Yes, sir. डायरेक्ट Yes, फॉर्मूला sir. अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। फर्स्ट वाले केस में सबकी वैल्यू रख देंगे, ए पता है, बी पता है, इंटरसेक्शन पता है, इसको कैलकुलेट करके यूनियन आ जाएगा। सेकंड वाले में ए पता है, बी निकालना है और बचे हुए दिए हुए, तो वापस फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, बी आ जाएगा। थर्ड वाले में भी फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. सेम यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पता है, एफ पता है और इंटरसेक्शन पता है, यूनियन पूछा है। तो ई पता है, एफ पता है, इंटरसेक्शन पता है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना यूनियन वाला, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इनकी वैल्यू पुटअप करोगे तो आपके पास यूनियन का वैल्यू आ जाएगा। सेकेंड पार्ट करके बताओ आंसर कितना आएगा। नॉट ई एंड नॉट एफ, Three by eight. तो देखो नॉट ई एंड नॉट एफ का मतलब क्या है, ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, इसको आप क्या लिख सकते हो, ई यूनियन एफ का होल डैश, ई यूनियन एफ का होल डैश। और होल डैश को निकालने का तरीका क्या होता है, ई यूनियन एफ का होल डैश है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ई यूनियन एफ। देखो आपके बोला नॉट ई एंड नॉट Yes. एफ, मतलब ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, इसको आप लिखोगे ई यूनियन एफ का होल डैश डी, और इसको आप लिख दोगे 1 माइनस ई यूनियन एफ, और ई यूनियन एफ ऑलरेडी आपने निकाला हुआ। अंडरस्टूड? तो 1 में से 5/8 माइनस करना है। क्लियर? Yes, sir. Yes. करो ये ट्राई। प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी परसेंटेज में गिवन है, मतलब प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, 4/10, 3/10, 1/10, सॉरी 40/100 एंड सो ऑन। एक क्लास जिसमें 40% बच्चे मैथ्स स्टडी करते हैं, 30% बायो, तो आपके पास दो इवेंट है, सब लोग समझना अच्छे से। एक इवेंट मान लो एम मतलब मैथमेटिक्स, बी मतलब मान लो बायो, तो दो ए आपको पूछा था, ए ई एम और बी मतलब यूनियन पूछा है, तो यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यूनियन का फॉर्मूला में क्या क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी। तो मैथमेटिक्स के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 40% दिया हुआ है तो 40/100। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स 40% है, 40/100। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बायो 30%, फिर इंटरसेक्शन 10%, 1/10। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे ए यूनियन बी का, यस और नो? Yes, sir. अप्लाई कर दोगे, सबकी वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/5। अंडरस्टूड?
Yes, sir. इसको आपको चाहो तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। Yes, sir. 60% आ जाएगा. हाँ, चलो इसको ट्राई करो। डन। देखो क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5। इंग्लिश और हिंदी दोनों में एग्जाम पास करे उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर, किसी में भी पास ना करे, 0.1। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश एग्जामिनेशन इज 0.75। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन? इसको करने के दो तीन तरीके, वेन डायग्राम से भी किया जा सकता है। तो मैं एक बार आपको वेन डायग्राम सिखाता हूँ। देखो पहले बॉक्स बना दिया एक, दैट इज आपका सैंपल स्पेस जिसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। इसमें दो तरह की चीजें, हिंदी और इंग्लिश। एक मान लो आपका इंग्लिश है, दूसरा आपका हिंदी है। अब जो गिवन डेटा है उसको ढंग से उतारते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश इज 0.5। तो बताओ ये क्या गिवन है 0.5? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। तो ये इंटरसेक्शन की वैल्यू 0.5 है ना। Yes. प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर, मतलब यूनियन टू कॉम्प्लीमेंट। A will B dash. हाँ, इसको छोड़ के मतलब इसका बाहर वाला हिस्सा, Yes, sir. ये बाहर वाला हिस्सा होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश, इंग्लिश मतलब इस पूरे रेड सर्कल की वैल्यू है ना। इस पूरे रेड सर्कल की वैल्यू, सर्कल के थोड़ा बाहर लिखेंगे, अंदर लिखूंगा तो ओनली ई हो जाएगा। इंग्लिश मतलब इस पूरे रेड सर्कल की वैल्यू 0.75 दी मैंने, है ना? बोलो। Yes, sir. तो अच्छा, ये पूरा रेड सर्कल के लिए 0.7 है, 0.5 है, तो बचा कितना? 0.25। Yes, sir. और आपको पूछा था हिंदी की, तो मान लो इसको एक्स बोल दिया, ये अंदर वाला हिस्सा कितना बोल दिया? एक्स। अब ये और ये चारों चारों का सम कितना होगा? 1। बोलो, इन चारों का सम 1 Yes, ही तो होगा। पूरे बॉक्स को कवर कर रहा है।
ये बाहर वाला हिस्सा, ये और ये, इन चारों का सम कितना होगा? 1। सर 0.25 वाला समझ नहीं आया। हाँ, ये जो रेड वाला इंग्लिश की वैल्यू थी 0.75, तो इंग्लिश वाले सर्कल की वैल्यू कितनी थी? 0.75। और इसमें जो इंटरसेक्शन पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये कितना था? 0.5 मतलब ओके सर, 0.50। तो जो सर बचा वो हुआ ओनली हिस्सा है, इंग्लिश का हो गया। जो बचा हुआ हिस्सा है वो आएगा 0.25। इस पूरे में से 0.5 माइनस कर दोगे। अंडरस्टूड? अब कभी भी एक चीज हमेशा ध्यान रखना सब लोग, ये यही वेन डायग्राम बार बार यूज करूंगा मैं, और ये क्वेश्चन को आसान बना देगा मैक्सिमम ज्यादातर केसेस में। तो यहाँ पे आपको दो चीज ध्यान रखनी वेन डायग्राम के केसेस। जब भी आप दो इवेंट्स बनाते हो तो जो पूरा आपका वेन डायग्राम है वो 4 हिस्सों में बंटता है। पूरा जो वेन डायग्राम है वो 4 हिस्सों में बंटता है। सुनना ध्यान से, ये आपका पॉइंट ए मतलब कौन सा हिस्सा है? ये ओनली ए वाला, ध्यान रखना, पूरा ए नहीं है, ओनली ए वाला, हाँ है ना, ये वाला हिस्सा। क्लियर है? ये ए पार्ट हो गया। ये पार्ट कौन सा हो गया? ए पार्ट। आपको समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? Yes. ये पार्ट होगा बी, जिसमें ओनली बी इज पार्ट, इसको मैं नाम दूंगा मान लो बी। एक पार्ट होगा आपका सी, जिसमें दोनों का कॉमन पार्ट होगा। ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? सी। और जो बचा हुआ पार्ट होगा बाहर का, वह हो जाएगा आपका डी, जिसमें बाहर का पार्ट आएगा। ए बी सी डी, और आप हमेशा क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा? 1. 1। अंडरस्टूड एवरीवन? डी मतलब नाइदर ए नॉर बी, डी मतलब नाइदर ए नॉर बी। ये स्मॉल ए मतलब ओनली ए बट नॉट बी। ये स्मॉल ए मतलब ओनली ए पार्ट, ये बी मतलब ओनली बी पार्ट, और सी मतलब इंटरसेक्शन पार्ट। और इन चारों का एडिशन हमेशा 1 होगा। अब यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे तो ये आएगा 0.75 प्लस 1 0.85 प्लस x इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 0.15। अंडरस्टूड यहाँ तक? तो आपका x आ गया। लेकिन आपको क्या चाहिए था? हिंदी का पार्ट। तो हिंदी दो चीजों से बन के बना हुआ है, 0.5 और ये 0.15। तो दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा? 0.65। इस पूरे सर्कल की वैल्यू। क्लियर है? Yes, sir. आपको पूरे हिंदी की पूछी थी। बिना वेन डायग्राम के भी आप कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने वेन डायग्राम से समझा दिया आपको। अंडरस्टूड है? सर Yes, जो sir. वन डायग्राम में सी ऐड क्यों है? क्या कह रहे हो? सर फिर ज्यादा नहीं हो जाएगा? सी अगर ऐड हो, सी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा? वही तो गलती कर रहे हो आप। ए मैंने क्या बोला? ए में पूरा ए थोड़ी ऐड हो रहा है, ज्यादा कहां से ऐड होगा? ए में सिर्फ ये रेड वाला हिस्सा ऐड हो रहा है। ए मतलब क्या है यहाँ पे? पूरा ए नहीं है। ए मतलब क्या है? ओनली ए वाला पार्ट है। ए मतलब क्या है? ओनली ए। समझ में आ रहा है? जो रेड कलर से शेड किया है, समझ में आ रहा है? यस सर। ए मतलब क्या है? ये पूरा सर्कल ए थोड़ी है जो आप सब्सट्रैक्ट करोगे। ए मतलब सी, इतना वाला हिस्सा। आप देखो ना, खुद ही तो देखो, ये चारों कलर को मैं ऐड करूंगा तो पूरा पूरा बॉक्स नहीं बन रहा है क्या? फिर ये ठीक है। ग्रीन कलर मतलब ओनली बी पार्ट, और ब्लू कलर मतलब इंटरसेक्शन। ब्लू पार्ट मतलब आपका इनका कॉमन इंटरसेक्शन, और जो बचा हुआ पार्ट है वो बाहर वाला है। अब ये ए बी सी करूंगा तो यूनियन आएगा। ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा? यूनियन। यूनियन का फॉर्मूला यहाँ पे वो नहीं बनेगा। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो क्या आएगा? ए यूनियन बी। अंडरस्टूड? ए प्लस बी प्लस सी से आपको क्या मिलेगा? ए यूनियन बी मिलेगा, और उसमें मैं डी भी ऐड कर दूंगा तो टोटल मिल जाएगा। क्या आप समझ में आ रहा है? यस सर। Yes. आप जो बोल रहे हो वो माइनस तब होता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पूरे ए को पूरे बी के साथ ऐड करता, तो सी 2 बार ऐड होता है, तो फिर आप एक बार सब्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरा ए ऐड नहीं हो रहा है। ओके, और भी किसी को डाउट हो क्लियर कर लो। सर एक बार 3 केसेस के लिए बता देते। 3 मतलब नहीं, 3 का अभी नहीं, 3 का करेंगे जिस दिन क्वेश्चन लूंगा तब बताऊंगा।
इसमें डाउट हो तो पूछो, यूं कह रहा हूं मैं, इस वाले क्वेश्चन अभी होगा, अभी चैप्टर खत्म थोड़ी हुआ, स्टार्ट किया आज। नो सर। इसमें किसी को डाउट है क्या कुछ? ठीक है, ये वेन डायग्राम से सिखा है, बिना वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, वो भी बता देता हूँ 2 मिनट रुको। हिंदी का आपको पूछा था, इंग्लिश का ई मान लिया, आपको दिया था इंटरसेक्शन, क्या दिया हुआ था? इंटरसेक्शन। फिर दिया हुआ था नाइदर ए नॉर ई, इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश, इसको वापस क्या लिखोगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच, है ना? क्लियर है? फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दोगे इन सबकी एक एक करके, यहां से आ जाएगा आपका यूनियन, 1 माइनस से 0.1 माइनस करोगे तो यूनियन वाला पार्ट आ जाएगा, यूनियन में वैल्यू पुटअप करोगे एच आ जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक, तो देखो यहां तक आपका 11 का पोर्शन कवर हुआ है, समझ में आ रहा है? इसमें भी जेई लेवल तो कुछ टच ही नहीं हुआ है, आज सिर्फ एनसीईआरटी लेवल टच हुआ 11 पोर्शन, अभी तो 12th अभी स्टार्ट होगा, इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और वो सब आएगी। तो अभी आपको मैं आज का टाइम दे रहा हूं, आप लोग 11th की एनसीईआरटी, जिसका अगर ये चैप्टर कमजोर है वो 11th की एनसीईआरटी फंडामेंटल रिवाइज करके आ जाना। कल की क्लास में जो कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ा है उसके लेवल पे जेई लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे। समझ में आ रहा है? यस क्या सर। करना है आपको? 11th Yes, के sir. एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा थोड़ा ट्राई करके आ जाना, या फिर मॉड्यूल में देख लेना, अगर मॉड्यूल में आपके फंडामेंटल क्वेश्चन, बाकी मैं कल आपको जेई लेवल के यूनियन और इंटरसेक्शन पे क्वेश्चन करूंगा अच्छे वाले, ठीक है, अगली क्लास में। Yes, sir. और अगर आपका ऑलरेडी अच्छा हो, आपको फंडामेंटल आज का लेक्चर समझ में आ गया, तो फिर टाइम वेस्ट मत करना एनसीईआरटी करने में, जो आपका पीवाईक्यू असाइनमेंट चल रहा है वो साइड बाय साइड करते रहो। अभी कौन सा चल रहा है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। Yes, sir. इस वीक का आपका टारगेट डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन की भी मैं अपडेट कर दूंगा अभी 1-2 दिन में, और जो इसका सॉल्यूशन भी अपडेट कर दूंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी, तो आप लोग बस करते रहो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और, 10 दिन बाकी है आपका, 10 दिन बाद फुल सिलेबस टेस्ट है, याद है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. और मैंने आपके 12th फुल सिलेबस पेपर के लिए भी सारे जितने भी चैप्टर है, 12-13 चैप्टर, उनसे रिलेटेड भी एक 25 क्वेश्चन की पीवाईक्यू वर्कशीट बनाई है, मतलब 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर बनाया है जिसमें पूरा 12th का सिलेबस है, ठीक है? तो लेकिन वो मैं आपको दूंगा 27-28 तारीख को, ठीक है, जब आपका ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आपके टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। उसको, उस पेपर को सीरियसली लेके दो कि कैसे भी करके आपको 12th करना ही है, ऐसा सोचो जेई का एग्जाम है जिसमें इसके नंबर भी जुड़ेंगे, इस मेंटेलिटी के साथ होना चाहिए, इतना प्रेशर माइंड पे होना चाहिए कि मेरे पास 10 दिन बाकी है, इन 10 दिन में मुझे कैसे भी करके 12th का मैक्सिमम पोर्शन फिनिश करना है, ताकि जब आप 1 तारीख से 11th पढ़ोगे तो मेंटली फ्री रहोगे। और 30 तारीख को 12th का फुल सिलेबस पेपर है, तो उसको आपको ढंग से देना है, तो अपना शेड्यूल बना लो तीनों सब्जेक्ट का कि 10 दिन में कैसे कैसे करना है। क्लियर है? ओके। Yes, इसलिए sir. मैंने, आप देखोगे तो ये मैंने इसलिए बहुत जल्दी पहले ही सोच लिया था कि 30 तारीख को पेपर आने वाला, इसलिए टाइमली आपका शेड्यूल बना दिया था, अदरवाइज आप तो कर ही नहीं पाते वो शेड्यूल। वो जो वर्कशीट बनाने का कारण ये था कि उसके बहाने आपका 12th होता जाएगा, नहीं तो ये भी समय चल जाता, पता चलता 12th भी नहीं होता। अगर आप उस वर्कशीट के हिसाब से अगर टाइम टू टाइम सब चीजें करते हो अभी तक, तो आपका बहुत सारा पोर्शन निपट चुका है। अब बचा ही कितना है? सिर्फ वेक्टर 3D, प्रोबेबिलिटी और डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना? मैथ्स में तो इतना ही बचा वर्कशीट में, बाकी तो हो जाना चाहिए अब तक। क्लियर है? तो आप एक बार सारा चीजें देख लेना, रिवीजन कर लेना, कैसे भी करके 30 तारीख तक की तैयारी अच्छे से करना। उसी वर्कशीट में मैं फुल सिलेबस पेपर भी एक अपडेट कर दूंगा, 2 पेपर अपडेट कर दूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना? ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। Bye, sir. सर